नमस्कार, मैं गव्यसिद्ध अमिताभ भटनागर गोकुलम के इस संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एक पॉडकास्ट करते हैं और एक विशिष्ट व्यक्तित्व को हम साक्षात्कार करते हैं, जिसमें हम जानते हैं गौ माता का उद्देश्य, गौ माता हमारे लिए क्या है और हम गौ माता के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और गौ माता हमारे लिए कितनी जरूरी है। ऐसे ही जब पुणे में मार्च में गौटेक प्रोग्राम हुआ था, जो जीसीसीआई ने होस्ट किया था, वहां पर भी इतने सारे इनोवेटर्स और इतने सारे लोग स्टॉल्स लगाए थे, 250-300 के आसपास, जहां सोची नहीं थी ऐसी ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिली। हम आप आपके सामने आज एक ऐसा व्यक्तित्व पेश करेंगे जो खुद जमीन से जुड़े हुए हैं। गौ माता के लिए उन्होंने इनोवेशंस किए हैं। उनके सुपुत्र जो लंदन से एमबीए करके आए हैं, उन्होंने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम करने से छोड़ के अपने पिताजी के साथ धरातल पे काम करने का इच्छा जाहिर की और उसके बाद ये इनोवेशन किया। आइए मिलते हैं लालजी भाई पंसुरिया से, जो एक नई विचारधारा और एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं गौ माता के लिए और गौ भक्तों के लिए। लालजी भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लालजी भाई, जब मैंने सुना आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो सोचते समय ऐसा लगा मुझे कि ये गौ माता को प्रॉब्लम करेगी, ये गौ माता कैसे लगा के रखेगी। लेकिन फिर भी जब आपसे आपके साथ वार्तालाप हुआ, तो जानकारी तो आपने दी कितना कंफर्टेबल है प्रोडक्ट और उसके बारे में। तो आज हम चर्चा उसी इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ में। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा लालजी भाई, ये आपके मन में विचार कब आया कि मुझे गौ माता के लिए ऐसा कुछ करना है, और आप जीवन में गौ माता के साथ कैसे जुड़े? आपका जो बैकग्राउंड है वो जानते हुए मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसा समय मिलता होगा कि आप स्पेशली गौ माता के लिए काम करें। लेकिन फिर भी ये जानना हमारे प्रेक्षकों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे शुरुआत की। लालजी भाई। जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम मूल गिर से हैं, गिर सोमनाथ है, वहाँ से मूल फार्मर है, किसान है। पण वर्षों से हम आनंद में बस चुके थे 45 साल से, तो खेती-बाड़ी से दूर नहीं थे, ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ एज़ ए आई एम ए रिपोर्टर, तो मुझे बहुत सारे पशुपालक को, खेती को, वैज्ञानिक को, हर सब्जेक्ट को मिलना पड़ता था। तो ये बात-बात में ख़ास करके जब गुजरात के माननीय राज्यपाल, भारत सरकार, गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पे बहुत सारा ध्यान दे रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि अपना कारोबार भी चलते और जीव-दया की भी बात हो इसमें, संप्रदाय की भी बात हो और सच में एक पशुपालक और फार्मर का भला हो। तो मैं और मेरा बेटा है अभिषेक, वो अमूल में काम करता था 2 साल से और मैं भी रिपोर्टिंग में रिटायर लेने वाला था 1-2 साल में। तो बाप-बेटे ने सोच के ऐसा कुछ करते हैं कि जो अपना छोटा-मोटा रोज़गार भी चले और इसमें फार्मर को भी फ़ायदा हो, पशुपालक का फ़ायदा हो और पूरा देश प्राकृतिक खेती की तरफ जुड़ जाए। ये बड़ा एक मिशन लेके हम चले और हमने कंपनी भी खोल दी, नेचुरल जीवामृत प्राइवेट लिमिटेड करके। आप मानेंगे नहीं, सच में हमने हर दिन 200 करोड़ लीटर का टारगेट रखा था कि हम 200 करोड़ लीटर पर डे जीवामृत बनाएँगे और पशुपालक जो फार्मर है, उनके खेत पे सीधा मिल जाए, सीधा, ऐसी एक व्यवस्था की थी। लेकिन हमने किट लगाने के बाद एक सबसे बड़ी ये समस्या आई कि हमको प्योर गौमूत्र नहीं मिला, न तो प्योर गोबर मिला। तो मेरा बेटा शाम को घर पे आया और बोला कि पापा 2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन सब
मैंने सोचा ऐसा है हो ही नहीं सकता बेटा, इतना बड़ा देश है, इतनी करोड़ अपने पास देसी नस्ल की गाय और गौमूत्र नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बोला कि सच है, ताकि कलेक्ट करने का कोई अपने पास जरिया नहीं है, नहीं तो भारत में है, नहीं तो दुनिया में है। तो हमने बेटे क्या करें? मेरे दिमाग में भी नहीं था ऐसा कि कोई डायरेक्ट कलेक्ट करने का। हमने और सोर्स शोधे पूरी दुनिया में, नेट पे शोधा, लोगों को बहुत सारा साइंटिस्ट को पूछा कि हमको प्योर गौमूत्र चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? हमने तो खरीदने का ही सोचा पहले तो सबने बोला कि ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको सीधा गौमूत्र प्योर जो जहाँ ह्यूमन टच भी ना हो ऐसा कोई आपको मिल सके और इतनी क्वांटिटी में मिले। तो हमने सोचा ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं कि सीधा मिले। तो शुरुआत में हमने 1-2 ट्रायल किए छोटे-मोटे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो खाने के कंटेनर होते हैं ना, वो हमने 4 इकट्ठा किए। इसमें होल करके सीधा डोरी से लगाए एक बार तो, कि भाई ट्राई तो करते हैं क्या होता है। पण ठाकुर जी की कृपा थी कि पहली ट्रायल में हमको पता चल गया कि नहीं, ऐसा कुछ करते हैं तो भविष्य में थोड़ा-थोड़ा डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। 1 डेढ़ साल में हमने ट्राई करके प्रोटोटाइप बनाते 4, 5, 6 प्रोटोटाइप बनाया, लगाया। खुद हमने 400 साढ़े 400 घंटे का ट्रायल किया। फिर बाद में ये नमो वरदान करके डिवाइस है। अभी भी ट्रायल में ही है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई फाइनल है। लेकिन ट्रायल के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये गौमूत्र और गोबर इकट्ठा कर सकता है। जी। जी। नमो वर्धन जो आपका फाउंडेशन है, जो आपकी कंपनी है, उसने उसके द्वारा आप ये मार्केट में लेके आएंगे। तो ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए, क्या आप ये बताएंगे कि ये गौ माता को वियरेबल डिवाइस जो गौ का गौमूत्र और गाय का गोमय गोबर डायरेक्ट कलेक्ट कैसे करता है? ऐसे एक ऐसा छोटा डिवाइस है जो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं है, कोई लोखंड पार्ट्स नहीं है, सिर्फ फाइबर वाला पार्ट जो होता है, सिलिकॉन ह्यूमन ग्रेड, जो अपने बॉडी को भी जो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, एक्सीडेंट के वक्त के बहुत लोग इनका यूज मेडिकली भी करते हैं। ऐसे मटेरियल से हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है जो गाय के पीछे की ओर पूरा बेल्ट से लग जाता है और पीछे 2 बैग भी है। इसमें एक में गोबर कलेक्ट होता है और एक में गौमूत्र कलेक्ट होता है। वो भी खोलने की जरूरत नहीं, एक में जिप लॉक दिया है, एक में छोटा सा ढक्कन दिया है, तो आप इजीली दोनों कलेक्ट कर सकते हो। और दिन में एक बार सिर्फ उनको खोल के साफ करके फिर पेरा देना है। हमारा जो आज तक का हमारा जो अनुभव है, गाय खाती बराबर है, दूध भी बराबर देती है और सोती भी, कंफर्ट भी बराबर है। ऐसा हमारा पूरा आज तक का अनुभव है। लेकिन आपका आपने जो इनोवेशन किया तब उसके टाइम पे जो ट्रायल्स किए, तो सोच में हमारे जो प्रश्न आ रहा है ये कि गाय का थोड़ा कंफर्ट लेवल कम हुआ होगा जब ये आपने वेरिएबल डिवाइस लगाया, तो गाय को थोड़ी तो असुविधा या जो अनकंफर्ट जिसको बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसा कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा हम भी सोच रहे थे कि ये गाय को कंफर्ट नहीं रहेगा, ताकि ये सेंसिटिव है। देसी नस्ल की जो गिर गाय है के कांकरेज है, वो बहुत सेंसिटिव प्राप्त है। तो हम भी यही सोच रहे कि कंफर्ट हो, ऐसा क्या करें। लेकिन पहनाने के बाद 1 के 2 घंटे के बाद उनको पता ही नहीं कि मैंने ये पहना है कि नहीं पहना है। जैसे एक मैं एग्जांपल, हम बेल्ट पहनते हैं हर दिन, तो बेल्ट पहनने के बाद हमको याद नहीं रहता है पूरा दिन कि हम बेल्ट पहना है कि नहीं पहना। फिर भी हम, ताकि हम उसको, जिसको गौ माता है, मेरा धंधा चले, धंधा तो बहुत सारे मतलब दूसरा भी कर लेंगे, लेकिन गौ माता को कोई तकलीफ नहीं होने, पहला हमारा कॉन्सेप्ट ही वही था। लेकिन हमने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 10 हफ्ता, 15 हफ्ता बहुत सारे वीडियो उतारे, फिर उसका एनालिसिस भी किया। लेकिन आखिर में ऐसा लगा कि नहीं, हम जैसा सोच रहे थे, जैसी घबराहट हमको भी थी कि माताजी को कोई तकलीफ ना हो, काम हो नहीं हो चलेगा। लेकिन आज तक का ऐसा मेरा कोई ध्यान में नहीं आया है कि गऊ को कोई प्रॉब्लम होती हो। जी, तो लालजी भाई एक बात और पूछना था। आपने बोला गौमूत्र और गोबर को अलग करके मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर वो दोनों साथ में थे, जब कलेक्शन होता है, गौमूत्र और गोबर गोबर दोनों साथ में थे, तो इससे किसान को क्या आर्थिक और
खेती में नुकसान होता था। बस यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। हमारा भी सोच, और जो भी आज जहां भी गौशाला है के कुछ भी है, वो सस्टेन इसीलिए नहीं करते कि ताकि गौमूत्र और गोबर जो नीचे पड़ता है कंटामिनेट एक साथ हो जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, और दोनों कीमती चीज है। गौमूत्र भी इतना कीमती है खेती के लिए, और गोबर भी है, लेकिन वो इकट्ठा हो जाता है एक साथ। तो ज्यादा तो हम सोचते हैं कि डाल देते हैं, लेकिन इतना काम में नहीं आता है जितना अलग अलग प्रोसेस से किया जाता है। तो बहुत सारी जो गौशाला की समस्या रहती थी, ये डिवाइस लगाने के बाद 80-90% कम हो जाती है। सबसे बड़ा वो उसका सफाई का जो प्रॉब्लम था। आजकल गांव में कोई शादी इसीलिए नहीं करता था कि फॉर एग्जांपल के गौ पालन इसीलिए नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी सफाई की दिक्कत थी। मेरे को भी मेरे घर में भी अच्छा दूध आए, गौ गौ माता का दूध मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं पाल नहीं सकता था। पाल इसीलिए नहीं सकता था ताकि उनका सफाई का बहुत सारा प्रॉब्लम था, और आज भी सब वो ही फेस कर रहे हैं। ताकि एक बार नीचे गिर गया, उनका सफाई करना, उनकी गंदगी, फिर उनको वेस्ट में डालना, पौने ओने भाव में दे देना, तो दोनों ओर से नुकसान, और लाखों करोड़ों लीटर का पानी का वेस्ट करना सफाई के लिए। तो इसमें चारा भी गिर जाता, वो भी नकाम वेस्ट हो जाता था। तो सच में पशुपालन के व्यवसाय में सबसे बड़ा कोई हेडेक था, तो ये दोनों एक साथ नीचे गिरने से जो गंदगी थी, उससे गाय माता को भी इतने सारे प्रॉब्लम थे डिजीज के जैसे उनके साथ बहुत बीमारी आती है, वो भी मक्खियाँ है, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। ये कम करने के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है, और पशुपालक को फायदा भी बहुत है, आर्थिक रूप से भी बहुत फायदा है। जी। जी, तो ये डिवाइस के बारे में, ड्यूअल कलेक्शन डिवाइस जो है, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे कि ये कैसे लगाया जाता है? अगर आपके पास उधर अभी रखा हुआ है तो मेरे ख्याल में शायद आप दिखा भी सकते हैं कि ये जी, कैसे लगाया जाता है, और इसमें ये ड्यूअल क्यों बोलते हैं? आप दोनों आप एक साथ भी कलेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या इसको अलग अलग दो बनाए हैं, या एक ही के अंदर दो कंपार्टमेंट बनाया है? ये क्या है एक्चुअली? मैं चेतन जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमने वीडियो भेजे, एक बार वो चला दे तो शायद सर को समझ आए, या दर्शक भी देख सके। और उनका भी कोई सुझाव हो तो हम आज भी उनमें सुधार हो, कोई अच्छी चीज बने, हम भी मानसिक रूप से वो भी तैयार, ताकि गौ माता को कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ में पशुपालन में बढ़ावा मिले। जी, एक बात तो समझ में आ रही है और क्लियर कट, भले मैं प्रोडक्ट आपका देखा नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि अगर ये सही में ऐसा होता है तो सफाई और हाइजीन जो है उसका तो मैं बोलूंगा 100% सॉल्यूशन हो गया है। जी, करेक्ट। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता था वो गौशाला की सफाई का रहता था, और गौशाला का गौमूत्र और गोबर का रहता था। और तो सबसे आपका ये इम्पोर्टेंट जो, चीज ये थी कि ये कीमती चीज है, सोने जैसी कीमती चीज है। जी गौमूत्र और गोबर दोनों, वो जी उनको हम बाय प्रोडक्ट समझते थे, लेकिन जी सच में हमेरा इतना हम घूमने इतने लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगा कि यही मेन प्रोडक्ट है, और दूध बाय प्रोडक्ट है। जी जी, जी। सही बात है। आपने ये बात आपने जो बोला ना, वो सही है कि गौमूत्र, ये शास्त्रों में बोला भी जाता है कि गौमय वसते लक्ष्मी, गौमूत्र वसते धनवंतरी। तो गौमय के अंदर लक्ष्मी का वास है, और गौमूत्र के अंदर आरोग्य का वास है। गाय के दूध की तो शास्त्रों में कभी इतनी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। कृष्ण भगवान के समय पे हाँ, माखन की काफी चर्चा होती रही है। तो हमें आपका ये जो, हाँ जी शास्त्रों में बोलिए। दो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। जमीन के लिए गौमूत्र अमृत समान है, और अपने जो दवाई है, अपने शरीर के लिए भी अमृत है। दोनों चीज के लिए गौमूत्र को अमृत बोला गया है। तो जी उनका जो सदुपयोग आने वाले दिनों में हो, और कोई नया संशोधन इनके पीछे भी हो, तो शायद मुझे लगता है कि एक मानव समाज के लिए, पशुपालक फार्मर के लिए तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन मानव समाज के लिए भी ये वरदान साबित होगा। जी जी, मानव मात्र कल्याण जी। होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरा पूछना चाहता था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैमरा कट और इसके पीछे रहा,
आपने बताया कि अलग अलग लोगों से आपको मिलना पड़ता था और आपका बैकग्राउंड जो गिर जूनागढ़ के अंदर है वो भी बैकग्राउंड था। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि आपने अपना जो बचपन है वो घर छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से आपने इतना ये बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। दूसरा जो अच्छी बात थी कि आपने शायद घूमते घूमते गौशालाओं की तकलीफें देखी होंगी, जिस वजह से ये आपको विचार आया कि भाई हाँ ये काम करने जैसा है। इस इनोवेशन से ग्रामीण महिलाओं को कितना फायदा होगा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि सोशल इम्पैक्ट जो है ज्यादातर, जैसे अब गौशाला है तो अलग बात है, लेकिन घर के अंदर गाय है तो घर के अंदर गाय की भरण पोषण जो रहती है वो जनरली वो महिलाएं ही करते हैं। तो इस आपके प्रोडक्ट से महिलाओं को कितनी सुविधा होगी और कितनी उन लोगों के लिए फायदा रहेगा? सच में एक सर बता दूं, अपना ये पोस्ट कार्ड जो चल रहा है इसमें सबसे कोई अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा हो, और आने वाले दिनों में भी इस बात का बहुत जिक्र होगा कि महिलाओं का क्या फायदा। सच बताऊं तो ये प्रोजेक्ट महिला के इर्द गिर्द का ही है पूरा प्रोजेक्ट। जो हमारी बहनें हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जो देश में अभी एक चर्चा चल रही है 33% रिजर्वेशन का, ऐसी बहुत सारी सुविधा है। और सामान्य सस्टेन जो अपना इकोनॉमी बैरियर है पूरा, इसमें बहनों को कैसे लाया जाए। तो ये प्रोजेक्ट में 90 से 80% हमारी बहनों का ही रोल होगा। और आर्थिक उत्थान की बात करें, एक्टिविटी की बात करें, तो इनके इर्द गिर्द ही पूरा ये प्रोजेक्ट है सर। तो ग्राम्य विस्तार में जो महिला काम करती थी तो ये काम पूरा महिला ही देखती थी। और आज भी मैं जिस रीजन से बात कर रहा हूँ चरोतर, तो वहाँ अमूल का बहुत बड़ा दबदबा और लाखों महिलाओं अपने आर्थिक रूप के संदर्भ हुई है और उसका अच्छा बिजनेस भी। तो एक ये प्रोडक्ट भी उनके जीवन विकास में बहुत योगदान देगा। तो बहनों और माता के लिए मैं बोलूँ तो ये झूठ नहीं है कि प्रोजेक्ट शायद इनके लिए ही है। वाह, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई। इस प्रोडक्ट को अगर हम इकोनॉमी और स्केलेबिलिटी दोनों के साथ में, मतलब आर्थिक जो चीज रहती है गौशाला की या एक फार्मर की, उसकी, और एक प्रोडक्ट कितना हम एक्सपांड कर सकते हैं, कितने ज्यादा बना सकते हैं, तो ये स्केलेबिलिटी और इकोनॉमी वाला पार्ट है, उसकी स्टडी आपने कुछ की है? इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी, ज़रूर से। हम 1.5-2 साल से सोच रहे, तो साथ-साथ में तो ये भी देखना पड़ेगा कि एक किसान लेंगे तो क्या उनको फ़ायदा होगा। तो जनरली तौर पे हमने देखा है कि एक गौ माता हर दिन 8 से 12 लीटर गौमूत्र देती है और 10 से 15 किलो गोबर देती है। तो इनका आज भी ₹2 हम केजी गोबर गिनते हैं और ₹5 ये भी गिनते हैं। तो 80 से ₹100 पर डे आज की तारीख में भी गिने, उनका वैल्यूएशन नहीं भी करते हैं, तब भी आज उनका ये रेट है। तो आप गिन सकते हो कि दूध के बराबर लाने में अब लंबा समय नहीं लगेगा। थोड़ा-थोड़ा करके दूध के बराबर हम ला देंगे। तो सीधे-सीधा बोल सकते हैं कि जो पशुपालक है, इनकी इनकम कम से कम 1.5 से 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यूएबल चेन में एक नया रोल प्ले करेगा। लोग जो पशुपालन से, खास करके अर्बन लोग हैं, जो पशुपालन को धीरे-धीरे छोड़-छोड़ के सिटी में बस गए और सिटी में बसने की तैयारी में। ताकि गाँव में इतना इनकम नहीं था। 1, 2-3 भाई होते तो एक खेती संभालता है, एक नौकरी करता है, कुछ न कुछ। लेकिन ये प्रोडक्ट आने के बाद तो मेरा भी सोच है कि लोग अर्बन की तरह न जाए, गाँव में ही रहे। तो उनके पास कोई ऐसा रोजगार होना चाहिए, जो हर दिन उनको आवक में बढ़ोतरी हो और घर बैठे हो। तो एक-एक आने वाले दिनों में भारत में, ये गौमूत्र और गोबर का एक बड़ा उद्योग हो और लोग इनके बड़े लोग मतलब बड़े प्लेयर इसके अंदर आए अने आएँगे तो ये स्केल में हो जाएगा। एक सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया का भी एक सच प्रॉब्लम है। कि गौमूत्र और गोबर एक साथ इकट्ठा नहीं होता है। तो कोई बड़े प्लेयर भी इसमें, प्रॉब्लम ये था कि शुद्ध गौमूत्र नहीं है, तो कोई इंडस्ट्री क्यों आएगी? शुद्ध गोबर नहीं है, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री क्यों आएगी? इसीलिए लोग छोटा-छोटा बना-बना के बेच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, छोटी चीज़ का भाव
भाव भी छोटा होता है, तो स्केल में नहीं होता है। पर मैं बोलता हूँ कि हर दिन 125 करोड़ लीटर अपने पास गौमूत्र हो और 145 करोड़ किलो गोबर हो शुद्ध, तो बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएगी। जैसे ही बड़ी इंडस्ट्रीज फील्ड में आएगी, तो पशुपालक को, खेडूत को और खेती को सबको फायदा होगा, और खास करके ग्रामीण महिलाओं को बड़ा फायदा होगा इसमें। जी सर। जी लालजी भाई, ये तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, और बनाने के बाद हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये हो गया। अब जनरली ये देखा गया है कि कभी भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, राइट। चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशंस भी नए नए सोचने पड़ते हैं। आपको कुछ सीखना पड़ता है, कुछ भूलना पड़ता है कि भाई ये इसको भूल जाओ, अब ये नहीं चलेगा, अब नया कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी जर्नी थी, वो कितने साल की थी? R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंग्लिश के भाषा में बोलते हैं। तो ये जर्नी जो आपकी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कितने समय की थी, और इसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस आपको आए, और इसमें क्या क्या आपने सीखा कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? अ, सच बताऊँ तो 1 डेढ़ साल से हम बाप-बेटे काम में लगे हुए थे। मैं रिपोर्टर के साथ फाइन आर्ट्स का भी स्टूडेंट हूँ और मेरा बेटा एमबीए। बेसिकली हम दोनों का ये फील्ड ही नहीं है। ये साइंस, संशोधन, डाई, डिज़ाइन, ये हमारी समझ के बाहर था शुरू-शुरू में तो। तो हम पूछते थे कि भई इसको हम 3D में बनाना है, डाई बनाना है। तो ये ऐसे सारे इतने सारे वर्ड्स लाइन में आए दिखने में कि वर्ड्स हमने कभी सुने भी नहीं थे। तो हम लोगों को मिलते गए, सुनते गए कि भई इसको बनाना है, इसको बनाना है। कैसे बनाए, कैसे करें, कहाँ जाए, किसको मिले? तो ठाकुर जी की कृपा से इतना कोई दिक्कत माफ़ करना, नहीं आया कि ये बनाने में 5-6 साल लग गए हो और मेंटली टूट गए हो, आर्थिक रूप खर्चा भी इतना नहीं सारा हुआ। और एक साथ-साथ में एक भी चीज़ साथ में जोड़ दूँ, सरकार ने जो भारत सरकार ने स्टार्टअप जो योजना सर शुरू की है, इन लोगों ने हमारी इतनी सारी मदद की है। मैं आर्थिक तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ कहाँ बनेगी, किस हालत में बनेगी, डिज़ाइन कहाँ बनाओगे, इनका प्रोटोटाइप कैसे बनेगा, इनका ट्रायल कैसे लेंगे? ये स्टार्टअप सेंटर ने हमारी बहुत मदद करी, खास करके आनंद में कृषि यूनिवर्सिटी है, उनका स्टार्टअप सेंटर ने, और एसपी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो स्टार्टअप है, वो दोनों ने हमारी बहुत हेल्प की। मतलब हम जैसा सोच रहे हैं वो कन्वर्ट करने में उनको, ये दोनों ने, तो सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है कि एक ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, तो इनोवेटर को बहुत उस ज़माने में प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन आज जो स्टार्टअप पॉलिसी है सरकार की, आर्थिक रूप में भी बहुत सारे पैसे देते हैं, लेकिन कहाँ ये चीज़ बनेगी, इनका सोर्स देते हैं, ताकि हमको अलग-अलग जगह ताकि सब चीज़ को सबको पता नहीं होती है कि इसका इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी बनाना पड़ता है। हम डिज़ाइन को डिज़ाइन ही सोचते थे, जब बनाया था। फिर पता चला कि नहीं, ये डिज़ाइन नहीं, ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। फिर आपको 3D प्रिंटिंग में जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ हमने देखी। इस साथ-साथ में हमने माननीय राज्यपाल श्री से भी बात की, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ भी बात किया, साइंटिस्टों से बात किया। सबका इतना अच्छा सुझाव मिला हम सबको हमको, तो हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा पुश होते गए, इंक्रीज़ होते गए, और खुशी भी होती कि नहीं, हमने ऐसे काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में समाज में सच में कोई बड़ा बदलाव आए। और हम मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से भी ये सोच रहे थे। और एक बात बीच में बिना कारण, मेरे बेटे को बचपन से एक भजन बहुत पसंद था, वैष्णव जन तो उसो कहिए जो पीड़ पराई जाने। तो बस वही एक डीएनए में था कि काम तो करना है, लेकिन ऐसा कोई काम करे कि सबकी भलाई हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता 1.5 साल की ये जर्नी में बहुत सारे ट्रायल किए, बहुत सारे लोगों के, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पूछा ही नहीं, नहीं ऐसा फाइनल है, यही अच्छा है, यही होगा, नहीं, ऐसा नहीं, हमने खुले दिमाग से आज भी करते हैं और सबको भी आज भी बोलते हो। खास करके जो ग्राउंड पे पशुपालक है, उनको सच में समस्या का पता होता है। फार्मर को समस्या का पता होता है, वैज्ञानिक को, और कृषि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं सबको एक हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि आप कृषि क्षेत्र में जो भी इन्वेशन हो, वो कीजिए, ताकि खेती को बचाना है या प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है,
तो इन्वेंशन के बिना नामुमकिन है। इसीलिए कि पारंपरिक तौर पे तो हम यहाँ तक ला दिए, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड में ले जाना है तो कोई नई चीज लानी पड़ेगी और आसान भी लानी पड़ेगी, ताकि हमारे पशुपालक या फार्मर उनको इजी एडॉप्ट कर सके और अच्छी क्वालिटी का धान्य भी बना सके, अच्छी क्वालिटी का दूध भी मिले और अच्छी क्वालिटी की नस्ल की गौ माता भी हमको मिले। बहुत सारी चीज एक साथ करेंगे तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में लोग प्राकृतिक खेती। और एक बात है, हम हर दिन ये बोलते हैं कि हमको शुद्ध खाना है, प्राकृतिक खाना है, लेकिन एक स्टेप आगे भी सोचना पड़ेगा कि जो चीज हम प्राकृतिक, उनको भी प्राकृतिक खाना खिलाना पड़ेगा। अनाज का दाना है, आज गेहूं खाते हैं तो हमको प्राकृतिक शुद्ध चाहिए, लेकिन वो दाने को भी प्राकृतिक खाना देना पड़ेगा, तब हमारे घर में वो प्राकृतिक खाना आएगा। तो ये लंबी पूरी चीज करके हमने यहाँ तक धीरे धीरे, और आने वाले दिनों में भी इनके बाद भी मान लो कि इतने सारे गौमूत्र इकट्ठा होंगे, गौ इनका क्या करना, इनके बारे में भी हम सोच रहे हैं और 5-6 चीज पे हम फाइंड आउट भी करें, ताकि पशुपालक और फार्मर को अच्छे दाम मिले दोनों चीज का। हाँ सर। जी लालजी भाई, आपका जो ये आइडिया है, क्या आपको लगता है कि ये आइडिया बस अब फिट हो गया है, या अभी भी आपको लगता है इसके अंदर और कुछ संशोधन हो सकता है और कुछ आगे बनाना चाहिए? क्या क्या आपको लग रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्ट इज डन, इससे बढ़िया नहीं बन सकता? ऐसा कुछ बताएंगे आप? अ, अभी हमारे स्केल के हिसाब से ये प्रॉपर है आज की तारीख में। भविष्य में क्या ज़रूरियात भी होगी, मतलब जो भी डिमांड है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन हमने एक सोच पहले से ही रखी था कि फार्मर गाँव में है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए या चार्जिंग करना पड़े, उसको कोई इलेक्ट्रिक लगे। तो अभी उनसे हम दूर रहे हैं, ताकि लोग आसानी से एक बार यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता भविष्य में देखेंगे लोगों का क्या सुझाव है, लोगों की क्या ज़रूरियात है। लेकिन अभी हाल-तौल में हम यही सोच रहे हैं कि एक बार हमको गोबर या गौमूत्र जो शुद्ध हालत में मिल जाए, तो भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है। जी। नमो वर्धन जो है, एक तो आप ये नमो का, मुझे आपका नमो जो है उसका फुल फॉर्म बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा आप हमारे श्रोतागण को बताएं, उसका पूरा फुल फॉर्म बताइए। न्यू एज मैन्यूर डिवाइस कलेक्शन किट है और उसका शॉर्ट फॉर्म है नमो वरदान। जो भी पहली बार नमो सुनता है उसको नरेंद्र मोदी ही सुनाई देता है। ये और हमें भावना भी, हमारी सच में भावना भी थी, लेकिन साइंटिफिकली भी ऐसा नहीं लगे किसी को कि कोई कर रहा है। लेकिन 2 चीज़ एक साथ थी, कोई मेहनत कर रहा है और हमको इतना सारा सपोर्ट करे तो उनको क्रेडिट भी देनी चाहिए। एक फुल फॉर्म भी है और क्रेडिट भी दे रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर नाम है। तो इसका, लालजी भाई आप बताइए, इसका आपका फ्यूचर विजन क्या है नमो के बारे में? बस फ्यूचर विजन सर यही है कि लोग जो आजकल जो प्राकृतिक खेती के बारे में ये क्यों सोचना पड़ा सरकार को और माननीय राज्यपाल को, यार इतनी सारी रात भर लोग गांव में जाके जागते हैं, माननीय राज्यपाल जी इतना बड़ा व्यक्ति को क्यों जरूरत पड़ी? सबको पता है कि हमने इतना यूरिया और इतना पेस्टिसाइड जमीन में डाल दिया है कि आज हमारी जमीन जो कार्बन का जो रेट है वो 0.5 तक भी नहीं रहा, 5.2 भी नहीं रहा। तो आप सोचो कि अगले 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, 20 साल में तो इस देश में एक दाना भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? तो किसी को तो पहल करने पड़ेगी नहीं। तो हमने वहां से स्टार्ट किया था बेसिकली कि हम जीवामृत बनाए और जीवामृत में से ये प्रोडक्ट निकली। और कि भाई नहीं, प्राकृतिक, इस देश को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है और इतना इतना इजी ओर से, ताकि नहीं था किसी के पास अच्छा जीवामृत, तो क्या कर सकता है एक फार्मर? तो कोई रास्ता नहीं था, तो हमने सोचा कि नहीं, हम उनको खेत पे ही फैक्ट्री लगा के दे देंगे। फैक्ट्री मतलब छोटा ऐसा यूनिट का जो खुद ही भी बनाए और खुद भी अपने खेतर में भी लगाए और बाजू को खेत वाले को बेचे भी। तो पूरा ये सर्कुलर इकोनॉमी इकोनॉमी जो आजकल वर्ल्ड में एक नया नाम चल रहा है, वो भी डेवलप अच्छी तरह से हो। गाँव की जो मंडलियाँ है वो भी एक सस्टेनेबल हो, एफपीओ भी सस्टेनेबल हो। हमारा ये पूरा रेवेन्यू मॉडल है, जो इकोनॉमी मॉडल है, वो कोई प्राइवेट प्लेयर के पास नहीं है।
हम कोई सीधा माल किसी को नहीं बेच रहे, हम सिर्फ मंडलियों को बेच रहे हैं, एफपीओ को बेच रहे हैं और सरकारी संस्था, ताकि बीच में मुनाफाखोरी का जो एक चीज प्रॉब्लम होता है, तो आखिर में पशुपालक और खेत के पहुंचते-पहुंचते उनका दाम 5-6 गुना बढ़ जाता था। तो आखिर में कोई किसी को फायदा नहीं होगा, व्यापारी को ही फायदा होता है। तो हमने वो चीज़ बीच में से हटा दी, ताकि हम सीधा-सीधा पशुपालक को दे सकें और बीच में गाँव की जो मंडली होती है, वो किसानों की बनी होती हो। वो पैसा गाँव में ही गाँव खुद का पैसा गाँव में ही रहे। एक ऐसा मॉडल सोचा है कि गाँव का पैसा गाँव में रहे, गाँव की जो भी समृद्धि है गाँव में ही बसी रहे, ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। बस इस तरह से हम धीरे-धीरे सोच रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, से ज़्यादा प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ावा मिले। आपका अच्छा, जो विजन है उससे मुझे ध्यान आ रहा है कि किसी जमाने में भारत ने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस किया था और उससे बहुत सारे जॉब्स और ये सब क्रिएट हुआ। आईटी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो आप ये जो सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मोदी जी का वोकल फॉर लोकल, उसके अंदर आपका नमोवर्धन प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही फिट बैठता है। अगला जो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका मतलब फ्यूचर विजन तो आपने बता दिया, तो आप इसको सिर्फ गुजरात तक या भारत तक सीमित रखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भी आप सेल करें? उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? और दूसरा, जैसा अभी आपने बताया कि आप ग्रामीण संस्थाओं के साथ बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बड़ी कोई कंपनी आती है तो उसके साथ आप कोलैबोरेशन के बारे में कुछ अगर जानकारी देते हैं तो। इसके बारे में सर सच में बोलूँ तो हमने थोड़ा बहुत सोचा है, ताकि बनाएगा तो जब तक फार्मर के पास नहीं पहुँचेगा तो मेरी प्रोडक्ट का कोई यार जितना टाइम दिया कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम पहले गुजरात से ही शुरुआत करेंगे, बाद में भारत का एक-एक पशुपालक के और एक-एक देसी गाय तक पहुँचे, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही कर दिया कि चरोतर में ही बना दिया, ताकि ये 10 लोगों के 50 लोग इकट्ठा होने से इतना बड़ा स्केल में गौमूत्र और गोबर इकट्ठा नहीं होगा। और गौमूत्र, गोबर बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होगा, तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी। बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो बड़ा संशोधन भी नहीं होगा। तो उनका जो वैल्यू एडिशन के बारे में हम सोच रहे हैं। आज गौमूत्र का ₹5 है, तो उनको 25 तक कैसे ले जाए, 50 तक कैसे ले जाए और 100 तक कैसे ले जाए? तब भी पशुपालक का फ़ायदा होगा, पशुपालक का फ़ायदा होगा, तब भी प्राकृतिक खेती होगी। तो हमेरा आप जैसे बता रहे, तो गुजरात से स्टार्ट किया, आनंद से स्टार्ट किया है, तो पूरे गुजरात में, साथ-साथ में पूरे भारत में, एक बार अपना देश ठीक-ठाक इस सस्टेन्ड हो जाए, बाद में हम ग्लोबल भी सोचेंगे, ताकि किसी का भी फ़ायदा हो, तो हमारा क्या नुकसान है? और हमारा देश इतना सारा, हमारी सोच है कि हर दिन हम 200 करोड़ लीटर जीवामृत बनाने की सोच रहे। तो उनका एक्सपोर्ट का भी बहुत सारा मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आज सऊदी में या साउथ कंट्री में, ये दोनों गोबर की और गौमूत्र की और जीवामृत की इतनी सारी डिमांड है कि लोग लेने को इतना नाराज़, लेकिन समस्या है कि वहाँ पहुँचाए कैसे? तो ये सॉल्यूशन हमने वो निकाला है कि नहीं, हम आप तक वहाँ पहुँचाएँगे। तो एक्सपोर्ट होने से उनका दाम अच्छा मिलेगा तो हम पशुपालक को भी अच्छा दाम दे सकें। तो ये आने वाले दिनों में गुजरात, पूरे भारत में एक बार अपना ठीक-ठाक हो जाए सेटअप पूरा, फिर हम ग्लोबली भी सोच और इसमें कोई भी सब भागीदार है, मैं अकेला नहीं, आप भी भागीदार है, पूरा देश इनका भागीदार है इस चीज़ का। ताकि आखिरी तो सबकी एक इच्छा है कि अच्छा खाना, शुद्ध खाना सबको मिले। तो एक ही रास्ता है कि गौ माता को कामधेनु बनाना पड़ेगा, तब भी अच्छा खाना सबको मिलेगा। सर, जी। लालजी भाई, एक और चीज पूछना था कि इनोवेशन जो बच्चे करना चाहते हैं और आपका जो वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट है, तो जो इनोवेशन करना चाहते हैं इस फील्ड में, खासकर गौ माता के फील्ड में, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? और ये भी वेस्ट वेस्ट टू वेल्थ जो कंसेप्ट है, उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? ये दोनों प्रश्न का आप जवाब साथ साथ में दे सकते हैं।
सर ये बहुत महत्व आखिरी शायद होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए मैं उसको समझ रहा हूँ, ताकि ये पूरी चीज कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, ताकि ये पूरे देश का एक समस्या है। वेस्ट टू वेल्थ में का मतलब है कि जो आज चीज काम में नहीं है या कम काम में आ रही है, उनको वैल्यूएबल या मार्केटेबल कैसे बनाया जाए। तो इसमें बहुत सारा संशोधन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होके एक सोच के साथ चलना, 10 साल तक एक ही सोच के साथ चलना पड़ेगा हम सबको। और जितने भी इनके साथ जुड़े हुए आदमी है, छोटा एक गाय वाला भी किसान हो या 100 गाय वाला हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो भी साइंटिस्ट है और इनके साथ काम करने वाली हर एक संस्था को मैं नम्र विनंती करता हूँ को इनको सबको थोड़ा बहुत, माफ करना, संशोधन करना पड़ेगा इनोवेशन के। ऐसी 100 से 200 प्रोडक्ट जब आएगी बाजार में, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज को कोई हल्के में लेगा। इसको एक इंडस्ट्री तरह ही देखेंगे। और इसमें इतना सारा पैसा है कि लोग एक फैक्ट्री लगाने से अच्छा 10 गाय पालना शुरू करेंगे। इतना सारा पोटेंशियल इस चीज में है सर। तो मैं सबको, जो भी ये सुन रहे हैं दर्शक और आने वाले दिनों में सुनेंगे, तो सबको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करो। मान लो इतना गोबर है, तो गोबर में बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी बन सकती है जो हाई वैल्यू हो। छोटी-छोटी वैल्यू से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, छोटी इंडस्ट्री हो सकती है। लेकिन जो आज तक जितने भी संशोधन हुए, खास करके गौमूत्र में जितनी ताकत है, इतने सारे संशोधन करने बाकी है, जो हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को ये कोई रोक सकता है। आज की भारत की जो अपनी इंडस्ट्री है, उनके साथ भी हम खेती-बाड़ी को भी ला सकते हैं। जी सर। जी, आपके साथ चर्चा करने के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बात करते ही जाएं, लेकिन समय की भी एक मर्यादा होती है। तो अंतिम प्रश्न आपसे एक मैं जानना चाहूंगा, लालजी भाई, अगर आज की तारीख में कोई आपके पास आके बोलता है, भाई मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं अभी के अभी 200 जो बेल्ट है वो मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से नमोवर्धन की क्या तैयारी है कि कितने, एक दिन के अंदर वो कितने बना के दे सकता है? जैसे हमारे पास आज की तैयार, हम एक दिन में लाखों बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है सर, कि कोई बनाने में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार हमारा ट्रायल हो जाए पूरा, तो हमारी आशा है कि अगस्त तक हम फाइनल प्रोडक्ट बाजार में रख देंगे। और जितना भी चाहिए, ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि बनाने में कोई लंबा दिक्कत आने वाला है। किसी को कितना भी चाहिए और कहाँ भी चाहिए, ये अवेलेबल रहेगा अगस्त के बाद सर। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जनरली देखा है, नया प्रोडक्ट आए तो पब्लिक उसको इतना खरीदने जाती है, फिर जो इनोवेटर है उसकी वो कैपेसिटी नहीं होती है उसको फुलफिल करने की। तो लेकिन बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी कि आप लाखों एक साथ बना सकते हैं। तो ये आपके साथ लालजी भाई बात किया, बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बात रही आपकी। खासकर आपका जो बैकग्राउंड है, जिसका कोई, आपका काम करना अलग था, आपका प्रेम जो है वो अलग है, उसको दोनों को आपने मिला के ये जो प्रोडक्ट बनाया, बहुत ही वंदनीय काम है लालजी भाई आपका। तो न्यू एज मैन्योर एंड यूरिन कलेक्शन डिवाइस, ये नाम अपने आप में एक ही पूरा बता देता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका नमोवर्धन जो संस्था है, उसको, उसने सोचा गौशाला के अंदर सफाई के बारे में। सबसे ज्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं, कि साफ सुथरी गौशाला दिखाई देगी आपको, वो पूरी साफ रहेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, और ग्रामीण जीवन जो है इस प्रोडक्ट को बदलने की बहुत ही बड़ी संभावना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लालजी भाई, आपने समय निकाला और एक अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताया। जीसीसीआई आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, और इसके बाद हम आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे। हम भी जय गौ आपकी, माता। हमारी ओर से, बाप बेटी ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारा जो विचार है वो लोगों तक पहुंचाने में आपने जो भी मदद की, हम आपके ऋणी हैं। आज जो हम लालजी भाई से वार्तालाप किया,
ये प्रोडक्ट आपने बीच बीच में देख ही लिया होगा, इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि जो गौशाला में जाने के लिए सबको लगता है अरे वहां बहुत गंदगी होगी, वहां ये मक्खियां होंगी, वहां ये होगा वो। ये प्रोडक्ट मार्केट में आने से गंदगी तो खत्म, इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों को सभी को, जो भी दर्शकगण यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं या जो बाद में देखेंगे, इस प्रोडक्ट को देखिए और आप भी इस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कीजिए। अपने एरिया में छोटे छोटे गांव वालों को, छोटे छोटे फार्मर्स को ये बताइए और उनको समझाइए। जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार।